फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम पॉलीटेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, जिस तरह से आपने पिछली वीडियो के लिए प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे पॉलीटेक्निक के। आप चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आपको केवल इसमें याद रखना है कि तरंगदैर्घ्य किसके लिए अधिक होती है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? लाल रंग। अब लाल रंग आप जानते हैं कि जब वर्ण विक्षेपण होता है, जैसे जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ये आप सभी जानते हैं। और जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है। बैंगनी रंग में विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य, अगर सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछी जाती है वो किसकी हो जाएगी? बैंगनी रंग की। तो सबसे अधिक किसकी होगी? लाल रंग की, और सबसे कम बैंगनी रंग की। आपको लाल रंग याद रखना है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग की। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहेगा? यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष है और किसका माध्यम है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो क्रांति कोण होगा। दोस्तों, यहां पर हम विरल माध्यम को मान लेते हैं 1, विरल माध्यम को मान लिया हमने 1 और सघन माध्यम को मान लिया 2। अब 1 और 2 क्यों माना? क्योंकि हम इसका अपवर्तनांक 1n2 आसानी से लिख सकते हैं। क्या दे रखा है कि विरल माध्यम के सापेक्ष है, तो हम पहले ये 1 लिख लेते हैं, क्योंकि विरल माध्यम के सापेक्ष है। और विरल माध्यम क्या माना? 1। और क्या है? अपवर्तनांक है, n लगा लिया। किसके सापेक्ष है? विरल माध्यम के, तो पहले लिख लिया। किसका है? सघन माध्यम का। क्या है? 2। सघन माध्यम है 2। और इसका फार्मूला दोस्तों आपको जरूर याद होगा। क्या होता है? 1/sin c। 1/sin c ये फार्मूला किसका होता है? ये अपवर्तनांक निकालने का होता है, 1/sin c। और यहाँ पर जो c होता है वो कौन सा दोस्तों कोण होता है? ये कोण होता है sin c। ये जो c होता है ये होता है क्रांति कोण। और इसमें क्या दे रखा है? अपवर्तनांक 2 है। अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 2, मतलब 1n2 हमें दे रखा है 2 लगा लिया। और 1/, अब निकालना क्या है हमें? sin c निकालना है, सॉरी क्रांति कोण। तो इसमें केवल c निकालना है। sin c हम ऐसे रखते हैं, तो sin c। अब sin c बराबर क्या हो जाएगा? sin c बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। sin c इधर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, और sin c ऐसे ही। अब आपको एक बात याद रखनी है कि साइन में 1/2 मान किसका होता है? साइन में 1/2 मान किसका होता है? आपको याद रखना है sin 30 का। आपको साइन के मान जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम 1/2 को sin 30 लिख सकते हैं। sin 30 लिख लिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, sin 30 लिखें या 1/2, वो उसके मान बराबर होते हैं। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 की जगह पे रख लिया हमने sin 30। अब साइन हट जाएंगे दोनों ओर से, कितना हो जाएगा? c बराबर 30 डिग्री। अब ये c क्या आ गया? हमने आपको बताया था कि c, इसमें sin c में c क्या होता है? क्रांति कोण होता है, जो 30 डिग्री आ गया। यही तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्रांति कोण कितना होगा। क्रांति कोण हो जाएगा इसके लिए 30 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला, क्योंकि इसमें दे रखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे हो जाएगा? 1n2 बराबर 1/sin c। ये आपको एग्जाम में याद रखना है, 1n2 बराबर 1/sin c। मानव नेत्र की प्रकृति होती है, रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? मानव नेत्र की प्रकृति होती है। मानव नेत्र कैसा होता है आप जानते हैं? मानव नेत्र कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मानव नेत्र उत्तल होता है या अवतल। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। क्या बात है कि मानव नेत्र जो होता है वो उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र कैसा होता है? मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र की प्रकृति में जो मानव नेत्र में लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है। और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस इस तरह से होता है, और जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला ये होता है उत्तल लेंस। अब जब इससे प्रकाश की किरणें आती हैं इस तरह से, तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल जाती हैं, अर्थात ये किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ये काम होता है उत्तल लेंस का। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ये फैलाता नहीं है किरणों को, ये किरणों को ऐसे करके फैला नहीं देता, ये केवल एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। अब एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया मतलब अभिसार कर दिया। अगर अपसार होता तो फैल जाती किरणें, और हुआ क्या है कि किरणें एक बिंदु पर मिल गई। किससे? उत्तल लेंस से। तो कैसा हो जाएगा? इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अभिसारी। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर इकट्ठे कर देती है किरणों को। तो हमारे जो आंख में लेंस होता है उत्तल, ये भी आपको याद रखना है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी। यहाँ पर आपको पहले ये याद रखना होगा कि उत्तल लेंस आंख में होता है, हमारे नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ये आपने बहुत ही बार सुना होगा कि गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ये आपने बहुत ही बार सुना होगा, क्या होता है, F बराबर R/2। F बराबर R/2 ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, F बराबर R/2। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर F बराबर R/2 कहीं नहीं दे रखा है। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2F बराबर R। ये 2 है, ये इधर आ गया गुणा में, तो R बराबर 2F आ गया, या 2F बराबर R। तो कौन सा विकल्प सही होगा, 2F बराबर R। तो आपको ये तो याद रखना है कि F बराबर R/2, F बराबर R/2 ये तो होता ही है। अगर हमें क्वेश्चन में जो आंसर हैं, चारों विकल्प हैं, उनमें इस तरह से नहीं दे रखा है, तो क्या होगा, R बराबर 2F या 2F बराबर R। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, 2F बराबर R। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। दोस्तों याद रखना क्या होता है, F बराबर R/2 या 2F बराबर R। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। हमारी आंख, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी हमें अपनी आंख के लिए बतानी है। जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हमारी आंख बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होती है, तब हम अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारी आंख स्वस्थ होती है, बिल्कुल स्वस्थ होती है, तब हम अधिकतम अनंत तक देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत तक। अनंत तक इसका आंसर हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। और आपको यहीं पर एक और बात बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में आ जाए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। इसीलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाती है, 25, और अधिकतम दूरी कितनी हो जाती है, अनंत, क्योंकि हम स्पष्ट दृष्टि से अधिकतम दूरी तक, अनंत तक देख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या हो जाती है, अनंत। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। मतलब एक माध्यम है, कांच है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5, उसमें प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। और दे क्या रखा है, C बराबर दे रखा है। हम प्रकाश की चाल जो वायु में होती है उसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है, n बराबर दे रखा है कितना है, 1.5। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, हमें B निकालनी है। और C बराबर कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ हमें दे रखा है, जो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है। और हमें निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। अब n बराबर क्या होता है, C/B। ये C/B क्या होता है, इसे मैं समझाता हूँ। अगर अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर हम वायु में प्रकाश की चाल रखेंगे और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ हमारा माध्यम है कांच, तो हम मान लेते हैं B। अब n बराबर दे रखा है 1.5 और C बराबर कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बटे में क्या हो जाएगा, B। अब 1.5 दूनी क्या होता है, 3, 1.5 × 2 जा कितना हो जाएगा, 3। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो 1.5 है, इसका 2 गुना कितना होता है, 3, तो काट दिया। अब ये B इधर आ जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, B वाला, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम अपवर्तनांक की सहायता से, अपवर्तनांक बराबर इस फार्मूले की सहायता से निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इस फार्मूले की सहायता से हम कांच में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। बड़ा और आभासी हमें दोनों तरह से चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बड़े प्रतिबिंब की। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। अगर बात आती है बड़े की और आभासी भी संग में लगा है, तो अवतल दर्पण की एक स्थिति में आभासी बनता है, लेकिन वो कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो ऐसा दर्पण केवल अवतल ही है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी हो और वस्तु से बड़ा भी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा B, अवतल। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कूलाम, 8 कूलाम ये आवेश दे रखा है। Q बराबर कितना दे रखा है हमें, 8 कूलाम। अब Q बराबर 8 कूलाम हमें दे रखा है
और क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, n बराबर निकालना है। और आप जानते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, Q बराबर NE, नहीं पढ़ रखा है तो आज से याद रखेंगे, Q बराबर NE। Q बराबर NE, Q क्या होता है, आवेश। आवेश जैसे यहाँ पर दे रखा है 8 कूलम, कुछ भी हो सकता है, तो Q होता है आवेश, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसमें आवेश कितना दे रखा है, 8 कूलम, और N हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये 8 के बटे में क्या हो जाएगा, ये 1.6 × 10⁻⁻19 है, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। अब N, अब दोस्तों यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, 5। और ये जो 10 की पावर -19 है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की पावर 19, ये N आ गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 5 × 10 की घात 19। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है, ये आपको बताना है। दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनों को पास में लाते हैं तो उनके अंदर प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है और दूसरे पर भी माइनस चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, दूर की ओर भागेंगे, अर्थात प्रतिकर्षित होंगे। और हम क्या करते हैं कि इन्हें समीप में लाते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को समीप में लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि ये तो दूर भागते हैं, ये दूर भागते हैं, और हम ला कहाँ रहे हैं, पास ला रहे हैं। ये दूर भाग रहे हैं, हम ला रहे हैं पास, और पास ला रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें पास जब लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं और हम ला रहे हैं पास में, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कार्य करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, अर्थात स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब हम उन्हें पास में लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, इसीलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रतिरोध की विमा है, हमें प्रतिरोध की विमा निकालनी है। अब प्रतिरोध की विमा हम कैसे निकालेंगे, पहले हम प्रतिरोध का फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इसकी विमा निकालेंगे। आप जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, बाई ओम्स लॉ क्या होता है, वैज्ञानिक ओम ने एक लॉ दिया था, वैज्ञानिक ओम ने एक नियम दिया था, क्या है कि B अनुक्रमानुपाती I, तो क्या हो जाता है, B बराबर IR। अब R की हमें विमा निकालनी, तो R बराबर B/I। अब R की हमें विमा निकालनी है, और B/I ये इसका फार्मूला हो गया। अब हम इसकी सहायता से विमा निकालेंगे। अब B की विमा हमें पता नहीं है, I तो मूल राशि होती है, I की विमा क्या होती है, बड़ी ब्रैकेट में हम A लिख लेते हैं, ये I की विमा होती है। B की विमा हमें नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे कि B को हम तोड़ेंगे, B का और फार्मूला ओपन करेंगे। B बराबर आपने पढ़ा होगा W/Q, ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये B बराबर होता है। तो B की जगह क्या रख देंगे, W/Q, और इधर क्या था, I पहले से ही था। अब हम जानते हैं कि W की विमा बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होती है, mL2T-2, ये होती है कार्य की विमा, W की विमा। और Q क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। और I की विमा कितनी होती है, A, और T की कितनी होती है, कैपिटल T, तो ये क्या हो जाएगी, AT। ये किसकी विमा हो गई, Q की। अब Q की विमा हो गई AT, ऐसे ही लिख लिया। अब I की विमा फिर से A। अब हम इसे इन सभी घातों को सॉल्व करेंगे, M ऐसे ही रखते हैं। अब हम देखते हैं L का कोई साथी है, L का साथी कोई नहीं है, L2 लिख लिया। T का है, ये है। अब यहाँ पर T की पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं लगी तो T की पावर 1 है, और जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। तो T की पावर कितनी हो जाएगी, -3, क्योंकि -2 पहले से ही थी, एक और माइनस की चली गई तो -3। और A है, अब A की पावर 1 है, और A की पावर 1 यहाँ है, A की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, एक यहाँ पर 2 काहे की हुई, प्लस की। अब नीचे तो प्लस की है, जैसे ही ऊपर जाएंगी किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो दोस्तों ये निकल कर आ गई R की विमा, क्या आ गई, mL2T-3 A-2। देखते हैं कौन सा विकल्प है, mL2T-3 A-2, ये वाला 10 का क्या हो जाएगा, C। mL2T-3 A-2 ये प्रतिरोध की विमा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में संबंध है। अपवाह वेग BD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग। अब इसमें हमें संबंध बताना है। संबंध कैसे बताएंगे ये आपको हम बता देते हैं, वैसे आपको याद भी रखना है, फार्मूला होता है, लेकिन हम आपको संबंध बता रहे हैं। J बराबर क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, I अपॉन A। 1 मीटर स्क्वायर तार के क्षेत्रफल में बहने वाली धारा भाई धारा घनत्व कहलाती है। ये होता है J का फार्मूला, धारा घनत्व का फार्मूला I अपॉन A। अब I अपॉन A इसकी सहायता से हम निकालेंगे इसमें संबंध। I बराबर आपने पढ़ रखा होगा क्या होता है, I बराबर ANEBD ये होता है I बराबर, तो I की जगह रख देंगे ANEBD और बटे में क्या था, पहले से A था, A से A कैंसिल हो जाएगा। J बराबर क्या हो जाएगा, ANEBD। ये किस में आ गया संबंध, धारा घनत्व और BD में संबंध, धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध क्या हो जाएगा, J बराबर ANEBD। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, J बराबर ANEBD। कौन सा सही हो जाएगा, A सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध पहले हम आपको बताते क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, आप जानते हैं कि R बराबर रो L अपॉन A, ये फार्मूला होता है प्रतिरोध निकालने का। प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A। अब R बराबर रो L अपॉन A, इसमें R होता है प्रतिरोध, रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालना है तो रो ऐसे ही रखेंगे, रो इधर ही रखा, ये है जे A है, जे इधर चला जाएगा गुणा में, और L है ये बटे में आ जाएगा, तो रो बराबर क्या हो गया, RA अपॉन L। अब R का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और ये ए क्या है, ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब ये जो बटे में यल है इसका मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और ये इधर रो। अब मीटर से एक घात कैंसिल हो जाएगी, ये बटे में 1 मीटर है, इससे एक घात कैंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। एक इसका फार्मूला, एक इसका सूत्र है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत, और इसी से रिलेटेड भी है, क्या है, निश्चित द्रव्यमान के एक चांदी के टुकड़े का तार बनाना है। हम चाहते हैं कि कोई द्रव्यमान है उसके हमें चांदी के तार को बनाना है, चांदी के तार को बनाना है। अब टुकड़े का तार बनाना है, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के निम्न संयोजनों में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। हम चाहते हैं कि प्रतिरोध सबसे कम हो। अब प्रतिरोध हमें सबसे कम चाह रहे हैं कि प्रतिरोध सबसे कम हो जाए। प्रतिरोध का फार्मूला ये आपको कभी नहीं भूलना है, R बराबर रो L अपॉन A। R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A। इसका मतलब क्या होता है कि R जो होता है वो L के समानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जब हम L बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और हमें करना क्या है, प्रतिरोध को घटाना है। हमें करना क्या है, प्रतिरोध को घटाना है। अब हम कैसे घटाएंगे ये आपको बता रहे हैं। R अनुक्रमानुपाती होता है L, मतलब L बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और L घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। हमें घटाना है तो हम L घटा देते हैं, L को घटा दिया। और अब क्या आती है, अब आता है दूसरा संबंध R और A के बीच। क्या होता है, R अनुक्रमानुपाती 1/A। मतलब ये जो R होता है प्रतिरोध होता है, ये तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम प्रतिरोध को बढ़ाना चाहते हैं या प्रतिरोध को घटाना चाहते हैं तो हमें कैसे करना पड़ेगा। अगर हम घटाना चाहते हैं तो A बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे। और क्या होता है कि अगर हम जब इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे कम कर देंगे। आपने सुना होगा कि हम ज़्यादातर मोटे तार यूज करते हैं घरों में वायरिंग के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका प्रतिरोध कम होता है। जब तार मोटे होते हैं उनका परिच्छेद क्षेत्रफल अधिक होता है, इसीलिए उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यहाँ से हम आपको अब क्लियर करेंगे कि प्रतिरोध हमें कम करना है तो क्या करना पड़ेगा। हम प्रतिरोध कम करना चाहते हैं और क्या करना पड़ेगा, हमें अब क्या करना पड़ेगा कि लंबाई और क्षेत्रफल में कैसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि प्रतिरोध कम हो जाए। हमें क्या करना है, प्रतिरोध क्या करना है, कम। और क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या है कि R अनुक्रमानुपाती L, इसे कम करोगे तो ये भी कम होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई कम करनी पड़ेगी। और ये फार्मूला, ये R अनुक्रमानुपाती 1/A, ये क्या कहता है कि जब हम प्रतिरोध को घटाएंगे तो इसे बढ़ाएंगे। तो हमें करना है प्रतिरोध कम, तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, जिसमें लंबाई सबसे कम हो और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा। लंबाई किसमें कम है, इस वाले में, क्योंकि इसमें L/2 है और क्षेत्रफल इसमें ज़्यादा है, 2A है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, L/2 तथा 2A। जब
हम सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लंबाई सबसे कम करनी पड़ेगी और हमें प्रतिरोध जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों।